हेलो, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद पूजा। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ स्टडी विद पूजा पे। दोस्तों, ये बीपीएससी का जो मैं टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, ये 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 का टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। ये जो है ये परीक्षा मंथन का टेस्ट सीरीज है, जो कि बहुत ही छात्रों में बहुत ही पॉपुलर परीक्षा मंथन का जो सीरीज होते हैं, जो बुक होते हैं, जो करंट अफेयर होते हैं, बहुत ही पॉपुलर होते हैं। तो मैं इसका टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। मैं खुद एक बीपीएससी एस्पायरेंट हूँ, इसलिए मैंने ये देखा है। मैं जब इसका टेस्ट लगा रहा था तो मैंने जाना है कि मैं काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उस लेवल के क्वेश्चन है जिस लेवल के क्वेश्चन आयोग पसंद करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसी को देखते हुए मैंने क्या किया है कि मैंने इसका एक टेस्ट सीरीज चालू किया है, जो कि आप देखिएगा। आपको आप एक टेस्ट सीरीज लगा के देखिए। एक टेस्ट सीरीज लगाने से आपको एक सेट लगाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, यह आपको खुद महसूस होगा। और एक्चुअली टेस्ट सीरीज लगाने से होता क्या है, जब आप सेट लगाते हैं तो उससे आपको खुद का जो आपका कितना तैयारी है, आपका किस लेवल तक आप हैं, आप कितना नंबर ला पाते हैं, ये आप खुद को एक मतलब जो है आपको खुद को तौल पाते हैं, नाप पाते हैं कि हम कितना पानी में है या फिर कितना मेरा स्कोर आ सकता है। तो बिना देरी किए हम इस सेट को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, मैं हर एक दिन 2 दिन छोड़ के मैं एक टेस्ट सीरीज लाऊंगा। आपसे निवेदन है कि आप देखिएगा, बहुत फ़ायदे होंगे आपको, ये मेरा गारंटी है। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को अनुमानित $15 मिलियन के प्राचीन वस्तुएं जो है लौटाई है? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने जो है ये क्या किया है, अमेरिका के पास जो हमारी वस्तुएं थी प्राचीन, उन्होंने अमेरिका ने लौटाया है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा अमेरिका। तो दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये हमारा इसका आंसर हमारा आ जाएगा ए, भागलपुर आ जाएगा। ये भागलपुर है। और इसका तीसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा बी नंबर। बी में आ जाएगा इंडियन ऑयल आ जाएगा। ठीक है। और इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बिहार के कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज, जिसको मेगा ब्रिज भी बोला जाता है, कि लंबाई कितनी है? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा सी, 190 किलोमीटर। सॉरी, 1.90 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, 1.90 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हाल ही में यूएई और बहरीन ने लाल सागर में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया है? इसका हमारा आ जाएगा ए नंबर, इजराइल। इजराइल के साथ इन्होंने हिस्सा लिया है एक साथ। यूएई, बहरीन और इजराइल एक साथ लाल सागर में अभ्यास कर रहा था। और इसका अगले क्वेश्चन में है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन से पीएम नरेंद्र मोदी ने, जो पीएम मोदी जी हमारे हैं, वो डीजल इलेक्ट्रिक मल्टी पल यूनिट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये हमारा बिहार के किस ज़िले से पूछ रहा है? तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बीपीएससी के लिए। इसका हमारा आंसर आ जाएगा सी नंबर। ये हमारा आ जाएगा सुपौल के, तो सुपौल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से। तो इसके हम सातवें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सातवां क्वेश्चन में है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संसद मैत्री संघ को फिर से शुरू किया गया है? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा डी नंबर। डी में क्या है, श्रीलंका। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला रामसल स्थल है? रामसल स्थल जो है बिहार का पहला रामसल स्थल पूछ रहा है। इसका हमारा आ जाएगा कबरताल आंध्र भूमि। ये हमारा आ जाएगा कबरताल आंध्र भूमि। उसके बाद देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार हाल ही में कितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए? इसका हमारा आ जाएगा 96 देश जो है भारत में जो कोविड टीकाकरण हो रहा है उसके जो सर्टिफिकेट है उसको मान्यता दिए हैं। 96 देश ने अभी तक में दे दिए हैं। उसके बाद है, बिहार के कोइलबर पुल किस नदी पर स्थित है? बिहार का कोइलबर पुल पूछ रहा है। जो भी बिहार से रिलेटेड वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसका हमारा आंसर आ जाएगा सोनपुर। ये सोन नदी, जो सोन नदी पर ये हमारा ये कोइलबर पुल स्थित है।
कौन सी फार्मा कंपनी भारत में मेल्क्सवीर ब्रांड नाम से के तहत मार्क की कोविड पील लॉन्च करेगी? तो 11 नंबर का हमारा आंसर आ जाएगा बी नंबर, सन फार्मा। ये सन फार्मा जो है ये लॉन्च करेगी। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर पूछ रहा है, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा डी नंबर, पंकज त्रिपाठी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, निम्न में से कौन सा देश क्वाड से संबंधित नहीं है? निम्न से कौन सा देश क्वाड से संबंधित नहीं है? तो क्वाड में कौन कौन है? अमेरिका भी है, जापान भी है, भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो इसीलिए इसका हमारा आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड में शामिल नहीं है। उसके बाद देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है। बिहार के उस बच्चे का नाम बताएं जिससे ऑस्ट्रेलियाई मास्टर शेफ में शीर्ष 10 प्रतियोगिताओं में स्थान मिला है। इसका हमारा आंसर आ जाएगा देव मिश्रा। देव मिश्रा को जो ऑस्ट्रेलियाई मास्टर शेफ के 10 में शीर्ष 10 प्रतियोगिता परीक्षा जो है 10 में स्थान मिला है, जो टॉप 10 है उसमें स्थान मिला है। उसके बाद का क्वेश्चन 15 में क्वेश्चन है, बोंग एज ह्यूमन राइट एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसके हमारे आंसर हो जाते हैं लक्ष्मीधर मिश्रा। लक्ष्मीधर मिश्रा जो है बॉन्ड एज एंड ह्यूमन राइट एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है? लक्ष्मीधर मिश्रा हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों से लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा बी नंबर, दिल्ली सरकार ने। ये बिहार गलती से भी मत कीजिएगा, ये हमारा आ जाएगा दिल्ली सरकार। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिसेज एशिया यूनिवर्स 2020 ऋचा कुमारी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मिसेज एशिया 2020 यूनिवर्स ऋचा कुमारी के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारा बिहार से संबंधित है। ये हमारा कहाँ संबंधित है? बिहार से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बीपीएससी बिहार करंट अफेयर के लिए। मिसेज ऐश्वर्या यूनिवर्स जो है ऋचा कुमारी, ये कहाँ से है? बिहार से संबंधित है ऋचा। ठीक है, उसके बाद 18 क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2021 रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय राज्य में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक पर अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा गुजरात। गुजरात जो है अभी भी शीर्ष पे बना हुआ है। बिहार विधानसभा में आचार समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हो जाता है, तो इसका हमारा आ जाएगा सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी को जो है आचार समिति का अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो कि आदित्य राज सिंधिया है ने हवाई अड्डा आर्थिक नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत भारत के किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? इसका हम देख लेते हैं आंसर क्या क्या ऑप्शन है। इसका ऑप्शन है बेंगलुरु, श्रीनगर, गैंगटॉक, गुवाहाटी। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा बी, श्रीनगर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या क्या है ये देख लेते हैं। हमारा कथन क्या है ये देखते हैं। कथन है कि इनके उद्देश्यों में से एक उद्देश्य शहरी क्षेत्रों की ओर है। उसके बाद कह रहा है इनकी शेयरधारिता में राज्य सरकार की सबसे अधिक हिस्सेदारी होगी। ये गलत है। इसमें हमारा आ जाएगा इनके उद्देश्यों में, ये हमारा आ जाएगा इनके उद्देश्यों में से एक उद्देश्य शहरी क्षेत्रों की और ग्रामीण जमाओं के बहिर्वाह को नियंत्रित करना, ये हमारा सही है। और बाकी इनकी शेयरधारिता में राज्य सरकार की सबसे अधिक हिस्सेदारी, ये हमारा गलत है, ये नहीं होगा। इससे हमारा क्या आंसर आ जाएगा? केवल ए आ जाएगा, केवल ए हमारा सही होगा 21 का। उसके बाद अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 22 में। वृद्धाशील पूंजी उत्पादन अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वृद्धाशील पूंजी उत्पादन के में पूछ रहा है कि इससे विचार करने के लिए यह सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि के सापेक्ष वार्षिक निवेश का अनुपात है। ये हमारा सही है, ये हमारा जो है सही है इसमें। और उसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में क्या है? उच्च ICOR का अर्थ अधिक कुशल नहीं, ये हमारा गलत है। उच्च ICOR का अर्थ अधिक कुशल
अर्थव्यवस्था नहीं होता है। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, केवल केवल 22 का भी आंसर क्या आ जाएगा, केवल ए आ जाएगा। तो इसमें क्या है, केवल ए आंसर आ गया। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भारत में गैर निष्पादित परिसंपत्ति की आकांक्षा को कम करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि या फिर क्रियाविधियाँ की जा सकती है। इसमें भी दे दिया गया है हमको कूट की तरह। इसमें हम देखते हैं क्या है। 23 का जो कूट है, इसमें बैंकों में अधिक पूंजी का अंतर्वेशन कराना, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नहीं होता है, क्योंकि भारत में गैर निष्पादित परिसंपत्ति की आकांक्षाओं में कम करना, ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद लोक अदालतों की ओर रुख रखना, लोक अदालतों की ओर रुख रखना, ये हमारा सही हो जाएगा। और एनपीए की बिक्री करना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसमें हमारा क्या आंसर आ जाएगा, बी और सी, मतलब बी का आंसर आ जाएगा। 2 और 3 हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका 23 का। और 24 में देखते हैं क्या है। देश एबीसी की जीडीपी, देश एबीसी में तो कोई देश है, एबीसी की जीडीपी उसकी जीएनपी से कम है। दिए गए कथनों में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त निगमन प्रस्तुत करता है। इसमें हमारा देख लेते हैं क्या है। विदेशी कंपनियों द्वारा एबीसी देश के भीतर अर्जित आय और एबीसी देश के बाहर घरेलू कंपनियों द्वारा अर्जित आय से ज़्यादा होने, ये हमारा नहीं होगा। और एबीसी देश के बाहर घरेलू कंपनियों द्वारा अर्जित आय विदेशी कंपनी द्वारा एबीसी देश के भीतर अर्जित आय से ज़्यादा होगा, ये हमारा हो जाएगा। तो 25 का हमारा आंसर आ जाएगा बी। 25 का क्या आ जाएगा, 25 का बी आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी को रखने वाला एक भारतीय निवासी इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसका भुगतान या किनका भुगतान करने हेतु कर सकता है। ये हमारा क्या आ जाएगा। अच्छा, इसमें कूट दिया हुआ है ना, तो देखते हैं। मेट्रो या बस सेवा के लिए, राजमार्गों पर चुंगी के लिए, खुदरा खरीद के लिए। तो इसमें हमारा आ जाएगा, तीनों आ जाएगा। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है हमारा कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, मेट्रो या बस की यात्रा के लिए, राजमार्गों पर चुंगी के लिए और खुदरा खरीद के लिए, ये तीनों हमारा आ जाएगा इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा डी नंबर। 25 का डी होगा। उसका 26 में देखते हैं। भारत सरकार द्वारा राजस्व का प्रधान स्रोत है। भारत सरकार द्वारा राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है। इसका प्रधान स्रोत हमारा आ जाता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो ये जो बुरी तरह प्रभावित हुआ, ये हमारा जूट और रुई का जो है बुरी तरह प्रभावित हो गया था। जब विभाजन हुआ था तो जूट और रुई का, मतलब जूट और कॉटन का बुरी तरह प्रभावित हो गया था। 27 का हो गया। 28 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। तो हमारा आंसर का आ जाएगा 1952 में। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, 1952 में। तो उसके बाद क्या, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है। खुले बाजार की क्रियाएं जो है यह साख नीति का जो होता है अंग होता है। खुले बाजार क्रिया किस नीति का अंग होता है, ये होता है साख नीति का अंग होता है। 29 का ए हो जाएगा। उसके बाद हम अगले बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इसके बारे में हमको बताना है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, मंदी के साथ मुद्रास्फीति होता है, निर्यात नहीं होगा। मंदी के साथ मुद्रास्फीति होता है स्टैगफ्लेशन। उसके बाद क्या देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय सभी को पता होना चाहिए। विश्व बैंक का मुख्यालय हमारा कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। और फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है। तो ये हमारा कहा जाता है, ये बी कुरियन को। ये किसे कहा जाता है, बी कुरियन को। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है बी कुरियन को। इसका आंसर यहाँ भी दिया हुआ है, या ये भी देख सकते हैं, बी कुरियन। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है वो 1875 में हुआ था। 1875 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एमएससी की स्थापना हुई थी 1875 में। उसके बाद देखते हैं इनमें से कौन सा फसल नगद फसल नहीं है। इसमें से कौन सा फसल जो है नगद फसल नहीं है।
तो ये 34 का हमारा आंसर आ जाएगा ज्वार। ज्वार जो है नगद फसल नहीं, बाकी जूट, गन्ना, मूंगफली इसमें नगद फसल है, तुरंत पैसा मिल जाता है नगदी फसल के रूप में। जूट क्या है, नगदी फसल है। गन्ना नगदी फसल है। मूंगफली नगदी फसल है। और हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, ज्वार। ज्वार जो है हमारा नगदी फसल नहीं है। और किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, तो 35 का हमारा आंसर आ जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी, जो कि अपना सरकार का, भारत सरकार का खुद का है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो 36 में देखते हैं, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। तो 36 का हमारा आंसर आ जाएगा, ये जवाहरलाल नेहरू तो नहीं था, मोरारजी देसाई भी नहीं था, तो कौन था ये देखते हैं। ये हमारा आंसर इसमें राजीव गांधी, इंदिरा गांधी में से कोई एक होगा। तो कौन था उस समय, तो उस समय जहाँ तक देख पा रहा हूँ इंदिरा गांधी था। इंदिरा गांधी ने ही राष्ट्रीयकरण किया था, तो हमारा डी आंसर आ जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भुगतान संतुलन में शामिल है, भुगतान संतुलन में क्या शामिल है, तो भुगतान संतुलन में केवल वस्तु और सेवा का एक चालू खाता नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। और उसके बाद केवल वित्तीय संपत्ति का एक पूंजी, ये भी नहीं है। केवल आधारिक निपटारा खाता, ये भी नहीं है। नहीं, इनमें ये भी भुगतान संतुलन में, अच्छा भुगतान संतुलन में शामिल पूछ रहा है, माफ़ कीजिएगा, इसमें भुगतान संतुलन में शामिल की बात कर रहा है ना, तो इसमें आ जाए केवल वस्तु, ये भी आ जाएगा हमारा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाए, इनमें से सभी आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इसमें इनमें से सभी, 37 का डी हो जाएगा। उसके बाद 38 में क्या है, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है। विधि के नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है, तो ये हमारा आ जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। बिल्कुल सही है, सभी के लिए एक कानून एक न्याय तंत्र है। और कुछ केस में किसी को छोड़, से राष्ट्रपति को छोड़ दिया जाता है, राज्यपाल को कुछ के कंडीशन में छोड़ दिया जाता है, बाकी जो भी है मतलब सभी के लिए एक कानून एक न्याय तंत्र की व्यवस्था है। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो 29 कार्यों की अनुच्छेद सूची जो है वो 243 के 243 के HEFG में दिया गया है। 243 के जी में दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची, अनुच्छेद किसके, तो अनुच्छेद डी में होगा, अनुच्छेद 243 जी के तहत दिया गया है। 39 का हमारा आंसर डी आ जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था। नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया था हमारा 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया था। 11 दिसंबर 2019 को, 11 दिसंबर 2019 को याद रखिएगा। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है, ये हमारा आ जाएगा वनस्पति। ये हमारा डी आ जाएगा वनस्पति। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का भौतिक घटक, इसमें क्या पूछा, जैविक घटक पूछ रहा है, इससे पूछा है भौतिक घटक क्या है। तो भौतिक घटक हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा प्रवाहित जल। प्रवाहित जल जो है भौतिक घटक माना जाता है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध क्या कहलाता है, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा जीवन विज्ञान, जीव परिस्थिति भौतिक। इसमें परिस्थिति हमारा डी नंबर आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा, परिस्थिति का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन तक हम बढ़ते हैं। इकोलॉजी यानी कि परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम प्रयोग किया था इसके, ये टांसले ने सबसे पहले प्रयोग किया था। इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, टांसले ने किया था। उसके बाद वनस्पति वन के पारिस्थितिक तंत्र के कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। ये 45 का हमारा आंसर आ जाएगा अपघटनकर्ता में शामिल किया जाता है। जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता किससे बनाया जाता है, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा
ग्रीन क्लाइमेट फंड को, ग्रीन क्लाइमेट फंड को जो है सहायता बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में देखे हैं कि 47 में वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या कहलाता है। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या है? तो मृदा, मृदा 47 में मृदा और मृदा अपरदन, सूर्य का प्रकाश, नहीं ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा मृदा, ये हमारा आंसर आ जाएगा मृदा अपरदन पर, मृदा अपरदन पर हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है फिर भी यहाँ मरुद्भिद होते हैं। पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये देखते हैं। पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, पहाड़ों पर जल जो बर्फ में बदल जाता है और ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। जी बिल्कुल, हमारा बी नंबर आंसर बी नंबर आ जाएगा इसमें 48 में। तो प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रकृति परिस्थिति तंत्र का उदाहरण क्या है? तो ये हमारा झील है। झील जो है प्रकृति का परिस्थिति तंत्र का एक उदाहरण है। तो उसके बाद आगे देखते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा सी नंबर, खेत, खेत आ जाएगा। लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा ये प्रवाल भित्ति आ जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? प्रवाल भित्ति आ जाएगा 51 का। उसके बाद 52 तो देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 52 का आंसर आ जाएगा क्या? कार्बनिक नहीं, उत्पादक नहीं, अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ आ जाएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? ये हो जाएगा हमारा जलवायु संबंधी कारक, ये जलवायु संबंधी कारक आ जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का क्या आधार है? तो इसका आधार क्या है? 54 में आधार हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा पोषण संबंध आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा हमारा। उसके बाद क्या है? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में द्वितीय उपभोक्ता बदलता है, द्वितीय उपभोक्ता बदलता है। हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। 56 में क्या कहता है? पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो ये हमारा सूक्ष्म नहीं जीने पादप, पादप जो होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं पादप, सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ से 57 नंबर देखते हैं। हरे पौधों को पारिस्थितिक में क्या कहते हैं? हरे पौधों को पारिस्थितिक में क्या कहते हैं? इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? उत्पादक, उत्पादक, उत्पादक आ जाएगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। तो मरुस्थलीय भवन किससे होता है? मरुस्थलीय भवन जो होता है ये किससे होता है? 58 का हमारा क्या आ जाएगा? वनों को उखाड़ने के कारण, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। जी बिल्कुल, डी नंबर हमारा आंसर आ जाएगा 58 का। मरुस्थलीय भवन किससे होता है? ठीक है, अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपघटक जीवों का उदाहरण कौन होता है? तो ये हमारा क्या आता है? शैवाल, शैवाल नहीं होगा, नहीं होगा। प्लंकटन, मेढक, कवक, कवक जो होता है अपघटक जीवों का एक उदाहरण क्या है? कवक है। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो ये हमारा आ जाएगा उत्पादक नहीं, ये हमारा बैक्टीरिया जो होता है अपघटक में शामिल है, अपघटक में शामिल है। बी नंबर हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, अपघटक में शामिल है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? भारत के किस राज्य में? इसका हमारा आंसर आ जाएगा केरल, केरल में जो है विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का
उत्पादन है, थोरियम का भंडार मौजूद है। अब पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश के साथ लगती है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये 3 देश के साथ लगते हैं, 3 देश के साथ लगते हैं। ऊपर हो गया, नीचे हो गया, और एक तो हो जाता है ऊपर, नीचे नीचे तो लग गया हमारा बांग्लादेश से, ऊपर लग जाता है नेपाल से, भूटान से। जी देखिए, ऊपर लग जाता है नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से। 3 देश से सीमा लगता है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 देश के साथ सी हो जाएगा। इसमें लगता है नेपाल, माफ कीजिएगा, ये हमारा लगता है किससे किससे लगता है? ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा सी आ जाएगा। ये लगता है नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से इसकी हमारी सीमाएं लगती है। उसके बाद कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कौन सा राजस्थान? जय कोटा, कोटा कोटा स्टूडेंट, कोटा ही जो है राजस्थान वाला जो मरुस्थलीय जिला नहीं है, कोटा। उसके बाद किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये हमारा आ जाएगा सबरीमाला मंदिर, ये हमारा केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ये हमारा गुजरात की जो है सबसे लंबी तटरेखा है। किसका है? नहीं, ये गुजरात का, जी बिल्कुल, गुजरात जो है मतलब ऐसे करके बनाया हुआ है, तो ऐसे करके वो ज़्यादा मतलब जो ऐसे आता है फिर टेढ़ा मेढ़ा करके तो ज़्यादा सीमा लेता है। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी, गुजरात आ जाएगा। जी बिल्कुल। उसके बाद भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, ये कौन सा धनी स्थान? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार मरुस्थल और बंगाल के पश्चिमी घाट जो है सबसे ज़्यादा धनी स्थान है। 66 का ये नंबर आ जाएगा। उसके बाद भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य जो है 3 और से बांग्ला से घिरा हुआ है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा ये कैसा है? तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, उसके बीच में पड़ जाता है। जो नीचे से भी देखिए ऐसे इसका, ये मान लीजिए क्या हमारा त्रिपुरा है, तो इसको बांग्लादेश ऐसे करके घेरा हुआ है, ऐसे करके आया है, ऐसे करके घेरा हुआ है। बस इतना जो है त्रिपुरा बचा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध कौन सा है? चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हमारा कर्नाटक जो है चंदन के लिए प्रसिद्ध है। अभी इस पर हाल में मूवी बना है, शायद ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। इस तरह के जानवर जो किस वन में पाए जाते हैं ये पूछ रहा है। ये वनपाती में, घास मरुस्थल में। सिंह, जिराफ, बाइसन ये सब जो सिंह जिराफ जो होते हैं ये सब ज़्यादातर सिंह तो खास करके मांसाहारी है, बाकी जो है ये सब शाकाहारी थी, ये घास मरुस्थलीय में पाए जाते हैं। 69 का बी आ जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा देहरादून में स्थित है। ये हमारा कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। उसके बाद भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा जो होते हैं उसके निकट पूछ रहा है कौन सा वन पाया जाता है, तो ये हमारा आ जाएगा उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है भूमध्य रेखा के निकट। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो ये हमारा जो है वन का अनुपात जो है बहुत ही कम है हमारे भारत में, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 33.33 वन रहना बहुत ही ज़रूरी है, तो हमारा सी आंसर आ जाएगा। इसका मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का पूछ रहा है, तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है नहीं, जंगली भैंस के लिए भी प्रसिद्ध नहीं है, और देखते हैं क्या आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। ये जो हमारा प्रसिद्ध है ये हमारा प्रसिद्ध है किस लिए? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। 73 का था, 73 का आ जाएगा। पक्षी नहीं, पक्षी तेंदुआ, पक्षी नहीं तेंदुआ, जी तेंदुआ और सीता के लिए पक्षी है ये, सॉरी अप्रसिद्ध है ये नहीं आएगा हमारा।
ये डी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद एकमात्र अभ्यारण्य, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी मिर्ग पाया जाता है। तो ये हमारा जानते हैं, ये हमारा आ जाएगा डांचीग्राम। डांचीग्राम एकमात्र ऐसा है जहाँ कश्मीरी मिर्ग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 का हो जाता है कुटगी वन पशु विहार किस राज्य में है। कुटगी वन पशु विहार किस राज्य में है। तो ये हमारा है हिमाचल प्रदेश में। कुटगी वन पशु विहार हिमाचल प्रदेश में है। आगे पूछ रहा है साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है। इसका हमारा आंसर आ जाएगा ये शेर की पूंछ जैसा जो है एक होता है मेकायू जानवर, ये जो है बहुत ही दुर्लभ और नष्ट पशु है साइलेंट वैली में। और उसके बाद है नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। ये हमारा नागरहोल नाम से भी लगता है कर्नाटक में है। नागरहोल जो है नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटक में है। उसके बाद देख लेते हैं भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये हमारा है ये राजस्थान में। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, राजस्थान में। अब एक बार मेरे साथ ही बोलते जाइए या फिर आप खुद लगाइए, यदि आप जो मतलब देख रहे हैं कितना आप जैसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं तो उसको आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि यदि हम उतना एक ऑप्शन बाय ऑप्शन पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा जो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है। सुंदरबन के जंगल को जो है मेरे अनुसार मैंग्रोव वन कहा जाता है। देखिए जी मैंग्रोव वन कहा जाता है सुंदरबन के जंगल को। और भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है। ये हमारा स्थित है देहरादून में। देहरादून में वन रिसर्च वाला भी स्थित है और वन जीव संस्थान भी स्थित है। भारत शासन अधिनियम 1935 को चार्टर एक्ट स्लेवरी किसने कहा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो हमारे सारा व्यवस्था से क्वेश्चन है ये देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था। इसका देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। इसका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था इसको। उसके बाद है 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था। तो ये किसने किया था, तो ये हमारा राम मोहन राय ने नहीं किया, लाला लाजपत ने नहीं किया, बाल गंगाधर, ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। डी नंबर हमारा आंसर आ जाएगा दादा भाई नौरोजी। उसके बाद किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था। मोहम्मद जिन्ना जी थे इसके अध्यक्ष थे, तो किस वर्ष लिया था। ये लिया था 1940 में पृथक राज्य के संकल्प लिया था। 1940 भी आ जाएगा 1940 में। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया। इसमें जो थे कुछ नेता जो थे विरोध किया था जुड़ने के लिए। तो ये हमारा कितना था 84 का। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का किसने खिलाफ किया था। ये क्या था मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है उसे खिलाफत आंदोलन को जो है विरोध किया, जुड़ने से विरोध किया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है खुद के अपने स्मरण लिखे थे फिरोज शाह तुगलक जी बिल्कुल। और उसके बाद स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा के स्वराज दल का समर्थन किया था। केंद्रीय विधानसभा के स्वराज दल का समर्थन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन किया था स्वराज दल का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन या द्वैत शासन को समाप्त किया गया। 87 का देखते ऑप्शन क्या किया है। किस से पूछ रहा है किस शासन के मतलब किस एक्ट के तहत जो है दोहरी शासन जो भारत द्वैत शासन चल रहा था उसको समाप्त किया था। 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। उसका दिल्ली में दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था।
दिल्ली में दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो ये हमारा किसने दिया था? ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जो पागलपंथी करते रहता था वही था ये, कि जो कि इसको दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरण करने का आदेश दिया। सर्वाधिक संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? ये चुने गए थे टोटल 73 सदस्य चुने गए थे। जितनी संख्या रहे उतने ही न चुने जाएंगे, 73 चुने गए थे। सातवाहन शासक किसके अप्रतिहत चक्र का तथा दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की थी? ये गौतमीपुत्र सातकर्णी और क्या है वशिष्ठीपुत्र पुल्लुमामी, शिव श्री पुल्लुमामी, ये क्या था? सातकर्णी प्रथम ने किया था। उसके बाद देखते हैं विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी थे? विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी थे? तो ये थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में दरबारी थे। और बाग ए नीलोफर, बाग ए 92 में देखते हैं, बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो ये बाबर ने ही करवाया था, फर्स्ट मुगल शासक जो था उन्होंने ही करवाया था। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही क्रमानुक्रम उनके नामों के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। से पूछ रहा है कि सही जो कौन कब तक था, ये बोल रहा है चुनने के लिए, जो कला जो उसका समय था ये पूछ रहा है। तो ये हम अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह। देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? सबसे पहला हमारा आ जाएगा क्या क्या है मैं देख लेते हैं। जहांगीर सबसे पहले आ जाएगा, जहांगीर 3 नंबर में 3 है, सी में 3 पहले दिया हुआ है। सबसे पहले आ जाएगा जहांगीर, फिर आ जाएगा मोहम्मद शाह, उसके बाद ये फिर मोहम्मद शाह है, जहांगीर के बाद मोहम्मद शाह, 3 के बाद 2 है, और उसका अहमद शाह अब्दाली जी। हमारा ये आंसर आ जाएगा। सबसे पहले कौन आएगा इसमें, हम आपको यहाँ पे क्रम में कर देते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 1, 2, ये हमारा आ जाएगा, 1 में आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 में बहादुर शाह आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा? सी आ जाएगा, 3, 2, 1, 4। ठीक, और से किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया था? किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? फैजपुर अधिवेशन में जो है भारत सरकार का अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा, फैजपुर। उसके बाद है नेहरू लियाकत समझौता कब और किससे संबंधित है? नेहरू और लियाकत अली जो था इसका समझौता पूछ रहा है, कब और किससे है? ये हुआ था 1950 में, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, जो कि मुस्लिम अल्पसंख्यक थे उसकी सुरक्षा के लिए था। इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से था। सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, इनमें से कौन 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं था? इनमें से कौन जो है 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं था? इसमें मोहम्मद इकबाल जो था उस समय इसमें शामिल नहीं था, मोहम्मद इकबाल शामिल नहीं था। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, मोहम्मद इकबाल 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं था। पंडित राज जगन्नाथ निम्न में से किस मुगल बादशाह के दरबार में राज कवि थे? राज जगन्नाथ जो थे ये किस मुगल बादशाह के राज में कवि थे? ये इसलिए शाहजहाँ के समय थे। शाहजहाँ में जो है शाहजहाँ के, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, शाहजहाँ। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे। इसमें पूछ रहा कौन कौन जो है त्रिपक्षीय हुआ था, उसमें से कौन कौन था, ये पूछ रहा है। तो इसका हम देख लेते हैं।
क्या क्या कूट में क्या क्या दिया हुआ, इसमें तो इतना है, प्रतिहार था और राष्ट्रकूट था। और देख लेते ऑप्शन में क्या क्या है, फिर हम बताते हैं ऑप्शन में क्या है। 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 और इसमें जो है 2 3 4 एक बार देख लेते हैं, और 2 3 4 देख लेते हैं, और ये दोनों को एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या होगा। जी ये हमारा जो है ये गुर्जर 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 प्रतिहार और राजपूत ये तीनों शामिल था, और चोल जो है शामिल नहीं था। चोल चोल शासक जो है चोल वंश शामिल नहीं था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 4। सी नंबर हमारा हो जाएगा 2 3 4। क्या आ जाएगा, 2 3 4 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अल बरूनी की किताब किताब उल हिंद, अल बरूनी की किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में है। अल बरूनी की ये जो है एक अरबी भाषा में है। क्या है, किस भाषा में है, ये हमारा अरबी भाषा है। अल बरूनी की किताब किस भाषा में है, अरबी भाषा में है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजा राजा राम मोहन राय द्वारा रचित है। कौन सी कृति था राजा राम मोहन राय द्वारा रचित हुई है। ए गिफ्ट टू मैनोफेस्ट नहीं, ए प्रिंसेप्ट ऑफ जिसम नहीं, ए डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ में भी ये है। मैं एक आंसर कंफर्म कर लेता हूँ 100 नंबर में सी नंबर जी, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ। द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है राजा राम मोहन राय की रचित है। उसके बाद देख लेते हैं 1861 के भारत परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1861 के भारत परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ये हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। इसने विधान परिषद के कार्यों में कौन सा कथन सही है। इनमें से विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उसे बजट पर बहस करने और कार्यपालिकाओं के कथन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम एक निर्णायक कदम था। यह अधिनियम एक निर्णायक कदम था, नहीं, ये भी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। जी बिल्कुल, हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया सी नंबर, 101 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1892 के अधिनियम के संदर्भ में सही है। 102 में भी पढ़ लेते हैं क्या है। इस अधिनियम के माध्यम से सही नहीं है, माफ़ कीजिएगा, सही, ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत गलती होता है। सही है और ये सही नहीं है, इसको थोड़ा आपको ध्यान देना होगा जब भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा। सही है और सही नहीं है, सही वाला तो आप चुन लीजिएगा, सही नहीं वाला अक्सर गलती हो जाता है, इस पे हम ध्यान देते हैं। क्या पूछ रहा, सही नहीं है। इस 1892 में 1892 का अधिनियम के संदर्भ में सही नहीं है। तो इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और उसके बाद इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिकाओं से प्रश्नों का उत्तर देने का लेकिन काउंटर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, ये भी सही है। और इसमें से केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के गैर सरकारी सदस्यों के नामकरण के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था, ये भी सही है। तो पूछा कौन सा सही नहीं है, देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था। कौन सा, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय किसी दूसरे अधिनियम के द्वारा किया गया था। हमारा ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या आंसर नंबर डी आ जाएगा। उसके बाद भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का
पिता कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई थी? आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई थी भीमराव अंबेडकर को ही दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 105 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को? तो ये 1919 की अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नियम से जाना जाता है। किस अधिनियम को? 1919 के अधिनियम को 1919 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है ये कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो हमारे देश में बहुत कुछ किए हैं, इसको बहुत चीज़ का जनक भी बोला जाता है। लॉर्ड मिंटो जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? ये हमारा क्या आ जाएगा? किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? अलग प्रतिनिधि का ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1857 का शासन नहीं होगा। ये हमारा आ जाएगा फिर से 1919 भारत अधिनियम शासन 1909 का भारत अधिनियम शासन आ जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें यही पर आंसर दिया हुआ है। अनुसूची की जो 33 थी। कितनी थी? 33। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? 33 थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसमें महिलाओं की संख्या जो थी वो थी 15 थी। कितना थी? उस समय 15 महिलाएं थी। हमारा बी नंबर सही हो जाएगा 15। संविधान सभा में सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से हैं। राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे ये मुखर्जी, एच सी मुखर्जी थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। उसके बाद वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। वायसराय के जो कार्य प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र पाल सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र पाल सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा को किसने हिंदुओं का निकाय कहा था? ये और कौन कह सकता है? मोहम्मद जिन्ना नहीं, ये तो नहीं कहा था। मोहम्मद जिन्ना ने नहीं कहा था। ये लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय है। ठीक है। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ये क्वेश्चन भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ये लागू किया था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लागू किया। कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को। उसको बनने में कितना दिन लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। ठीक है। संविधान सभा को कब भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। क्या कह रहा है? अच्छा, कब चुना गया, यही इसका आंसर हो जाएगा कि कब चुना गया। तो इसका आंसर 15 अगस्त 1950 और 26 जनवरी 1951। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और 26 जनवरी 1952 नहीं, ये 24 जनवरी 1950 को जो है चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त को नहीं, 26 जनवरी नहीं, ये तो जनवरी पहले पता चलता है। 26 जनवरी को ही हुआ था, उसी में उसको चुना गया था।
ये डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें कि राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और निम्नलिखित में से कौन सा गठन 1909 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के संदर्भ में सही नहीं है? यही कन्फ्यूजन हो जाता है, सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो देखते हैं इसका क्या आ जाएगा। इसके तहत इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार का काफ़ी वृद्धि किया गया। ये बिल्कुल सही बात है। इसके तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका के साथ एसोसिएशन बनने का प्रावधान किया गया। सही है। इसके तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। और इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निम्नलिखित ये होगा। ये जो है सही नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा, डी आ जाएगा। उसके 118 में बोल रहा है, भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत के राज सचिव कौन थे? भारत के राज सचिव पूछ रहे हैं कौन थे? तो भारत के राज सचिव थे चेम्सफोर्ड थे। उसमें कौन थे? भारत के राज सचिव कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे भारत के राज सचिव 1919 में। उसके बाद निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मांटे चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है? 1919 को ही मांटे चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछ दिया है। जैसे ही सही नहीं है पूछ दिया है तो उसका क्वेश्चन 33 हो जाता है। सही नहीं है पूछ रहा है। इसमें क्या इसने केंद्रीय 1920 का है ना, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को अपनी सूची के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया है। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसके तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान था। बिल्कुल गलत बात है। ये जो है हमारा आंसर यहाँ पे ये आ जाएगा, ये सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे सी आ जाएगा। मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये जो है मतलब सी नंबर विकिरण के कारण होता है। और हमारा 121 का सी नंबर हो जाएगा। किस परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के प्रोटॉन की संख्या पर? ये हमारा आंसर आ जाएगा, न्यूक्लियस के प्रोटॉन की संख्या पर। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। तार केबिलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। तार केबिलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा आ जाएगा वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं उसे वर्धन आवश्यकता नहीं होती। ये हमारा सी नंबर आंसर आ जाएगा 123 का। उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में ही सिल्वर नहीं होता। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है। सिल्वर कोई नहीं इसको बोलेगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। बहुत लोगों का आंसर यहाँ क्या आ जाएगा? लूनार कास्टिक आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। एक रबर की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। ये तो मैथ का क्वेश्चन आ जाएगा। ये आप सॉल्व कीजिएगा। इसका हम सिर्फ आंसर बता के निकल लेते हैं, कुछ समय हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, 125 का 2। जैविक जगत में मैथ का नहीं था एक्चुअली। ये कितनी ऊंचाई पर उठेगी, ये जो था मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा, फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बायोनोमी और बायोमिमेटिक। तो
इसका हमारा आंसर आ जाएगा बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। ये नंबर हमारा आ जाएगा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन जो सीधा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। बॉल पेन हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तस्वीर में निकलते हैं, समय ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। एरिफ्सिन का रासायनिक नाम, एरिफ्सिन का रासायनिक नाम क्या होता है? एरिफ्सिन का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। किसी चट्टान के किनारे पर खड़ा एक आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है और फिर वह एक अन्य पत्थर को उसी गति में नीचे की ओर फेंकता है। उन दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे जमीन पर टकराते हैं। ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, सॉरी फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर ए है 1:1, 1:1 का है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन एक क्या है? जैव उर्वरक का स्रोत है। ये जो है एजोला एक जैव उर्वरक का स्रोत है, एजोला। अगले क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, उसका प्रतिरोध मतलब गहरा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध जो होता है 4 गुना बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। भार बदल जाता है किंतु द्रव्यमान जो है उतना ही रहता है। बी हो जाएगा, भार बदलता है। जब भी किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाएंगे तो उसका भार बदल जाता है, ना कि द्रव्यमान बदलता है, क्योंकि वो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। क्योंकि चंद्रमा पर जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 133 का हो गया, हमारा क्या बी हो गया। एड्स वायरस होता है एक सूची आरएनए होता है। ये जो होता है एक सूची आरएनए होता है, मतलब वो क्या कहते हैं, सिंगल हेलिक्स वाला होता है, सूची आरएनए होता है। 134 का हमारा ए हो गया। 135 में बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें बाहुल्य लाइसिन होता है। बहुल्यन होता है। क्या बहुल्य किसका होता है? लाइसिन का। लाइसिन का क्या होता है? नहीं, लाइसिन का नहीं होता, एमाइलोज का होता है, माफ़ कीजिएगा। इसमें जो होता है इसका एमाइलोज का होता है। एमाइलोज का बहुलता होता है जिस कारण से वो लंबा हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं नाभिकीय विखंडन के दौरान, क्या है क्वेश्चन? नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व होते हैं, बोरॉन और कैडमियम। इसका क्या आ जाएगा? बोरॉन और कैडमियम होते हैं। हमारा आंसर ए हो जाएगा, बोरॉन और कैडमियम। इसका जो है अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको जो हम PDF को एक टेलीग्राम ग्रुप बना के हम उसमें डाल देंगे, आप इसके बाद जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा। परमाणु घड़ियों को बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आनुवांशिक सूचना का DNA से RNA का प्रवाह, आनुवांशिक सूचना का DNA से RNA का प्रवाह क्या कहलाता है? ये जो है हमारा अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद हम देख लेते हैं औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण को उपयोगी पाया जाता है? इसका हमारा आ जाएगा जलकुंभी को जो है उपयोगी पाया जाता है। एंटीसीरम का एक सीरम होता है। एंटीसीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं, क्या एंटीसीरम एक सीरम है जिसमें उपस्थित होते हैं एंटीबॉडीज? क्या? जिसमें उपस्थित होते हैं एंटीबॉडीज। ऑप्शन नंबर
बी जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, एंटीबॉडीज। हाल ही में मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सबसे पहले किस देश में रिपोर्ट हुआ था? हाल ही में मिला कोरोना वायरस का नया, इसमें देखिए नाम नहीं मेंशन किया कौन सा वायरस है, लेकिन इससे पूछ दिया है नया वेरिएंट। तो ये नया वेरिएंट जो भी सबसे मिला है हाल ही में, वो मिला है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे नया वेरिएंट मिला है। तो ऑप्शन देख लेते हैं जी, ऑप्शन में भी यही दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि सबसे नया वेरिएंट अभी दक्षिण अफ्रीका में ही मिला है। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखते हैं 142 से, हाल ही में विश्व टेलीफोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व टेलीफोन दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। विश्व टेलीफोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को विश्व टेलीफोन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को WHO ने क्या नाम दिया? जो मतलब ये कह रहा है कि जो भी बताया ये साउथ अफ्रीका मिला है, उसको क्या नाम दिया गया है? इसको क्या नाम दिया गया है? सिग्मा, डेल्टा, अल्फा, ओमिक्रॉन। इसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया था ना जी, इसको ओमिक्रॉन, जो कि साउथ अफ्रीका में मिला था। हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या डी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हाल ही में 23-24 नवंबर को समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? 23-24 को किस शहर में आयोजित किया गया? हमारा क्या गया था? कोलकाता में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 145 में किस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ये बहुत ही है, बहुत चर्चा में रहा था अभी हाल फिलहाल में। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है इसको पास किया है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार। उसके बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड का जो है अध्यक्ष पूछ रहा है किसे नियुक्त किया गया? तो ये हाल में ही किया गया है, यह है विवेक जौहरी साहब। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, विवेक जौहरी साहब। उसके बाद अब लास्ट पे है, किस देश ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम नामक एक रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम नामक एक रक्षा गठबंधनों पर, इसमें शायद ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है जी। इसमें जो है कौन शामिल हुआ? ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने इस पर हस्ताक्षर किया है। किस देश ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गाओफेन 11 रिकोनिसेंस उपग्रह लॉन्च किया है? किस देश ने हाल लॉन्ग मार्च 4B ये किया है? अपना ये बगल का पड़ोसी जो कि कभी सुधरेगा नहीं, ये चीन ने किया है। नाम से ही पता चलता है, गाओफेन, पता नहीं क्या क्या नाम रखता है ये लोग। उसके बाद किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत का कोविड वैक्सीन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है, ये बनाया गया है सलमान खान को। किस ब्रांड एम्बेसडर को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया? महाराष्ट्र का जी बिल्कुल सलमान खान को बनाया गया है। और राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का अगला प्रमुख निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी NCA, ये हमारा है BVS लक्ष्मण को बनाया गया है। किसको? BVS लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये आपका टेस्ट आज का सेट ख़त्म होता है। ये आपको यदि अच्छा लगा हो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और पर डे जब भी हम अपलोड करेंगे एक टेस्ट दीजिएगा, इससे आप खुद को माप पाइएगा। और इसकी जो है वीडियो का जो है ये PDF प्लस इसका आंसर शीट जो है हम क्या करेंगे अभी